2 के सेक्शन 20 में भी है डेफिनेशन। तो उसमें क्या क्या टॉपिक क्लियर कर लिए थे बेटा हमने? सर टाइप्स ऑफ कंपनी, हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनी, और बेटा बताओ, और बोलो बेटा। टाइप्स ऑफ कंपनी संदीप, और क्या क्या पढ़ा था हमने? बोलो बेटा, संदीप, शिवानी, नैना। नैना थी नहीं पिछली क्लास में, खैर फिर मैं कराऊं बेटा? सर एक बार रिवाइज करा दो क्योंकि मैं नहीं थी क्लास में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा संदीप। हमने पिछली क्लास में बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था। कितनी तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक, ये सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस किया था आपका? टाइप ऑफ कंपनी के बाद हमने बेटा पढ़े थे आपके इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। जैसे मैं कंपनी को स्टार्ट करने वाला हूं तो मेरे पास क्या क्या स्टेजेस होंगे। सबसे पहला प्रमोशन होता था। प्रमोशन यानी कि जो एक प्रमोटर करता था। प्रमोटर कौन है? जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो इनिशियल स्टेप लेता है। प्रमोटर कैन बी द शेयर होल्डर और द डायरेक्टर। प्रमोटर आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है, कंपनी का मालिक भी हो सकता है। प्रमोटर के प्रमोशन के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा आपका? इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना? इनकॉर्पोरेशन में हमने कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि जो कंपनी है वो एमसी की साइट में जाके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। अब रजिस्टर करने के बाद उसको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उन सारी चीजों को फिल करने के बाद क्या कर सकते हैं? हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को बताते हैं। और वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को। ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं कि वो सेक्शन 8 एनपीओ में रजिस्टर होना चाहता है, कंस्ट्रक्शन है कंपनी का ऑब्जेक्ट, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो ये सारे एमओए के अंडर आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसमें टेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, कि कंपनी के डायरेक्टर्स के रूल्स क्या होंगे, कितनी मीटिंग होगी, कितनी तरह के बोर्ड मीटिंग होंगी, तो ये सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जो आइडिया किसने फुलफिल किया? एक प्रमोटर ने। प्रमोटर के बाद मैंने कंपनी में क्या करा? रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन किस में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। जो कौन चलाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी चलाती है। अब रजिस्टर करने के बाद मैं उस कंपनी में क्या लगाऊंगा? पैसे लगाऊंगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसे लगाऊंगा। तो कंपनी की कुछ कैपिटल होती है कि इतना ऑथराइज मुझे रखना है, इतना पेड रखना है, इतना पब्लिक को इश्यू करना है। इश्यू करने के बाद जितना मेरे को पैसा मिला, कंपनी को पैसा मिला, तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? वो सब्सक्राइब कर देंगे शेयर। ठीक है। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद लास्ट स्टेज आता है बेटा आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बेसिकली आपका एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी के सारे प्रोसीजर हमने फुलफिल कर लिए हैं। यानी कि अब हमें बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, और कोई बताएगा संदीप? और चीजें क्या क्या पढ़ी थी बेटा हमने? बोलो बेटा।
मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? नहीं सर। नहीं दिख रही है। एक एक अब दिख रही है बेटा स्क्रीन? हाँ अब दिख रही होगी आप। Sir, good morning. जी How are सर। you? गुड मॉर्निंग बेटा अभिषेक। पिछली क्लास में अभिषेक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी बताएंगे आप? कंपनीज एक्ट 2013 में। बताओ बेटा अभिषेक। देखो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद क्या डिस्कस किया था बेटा? कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इनकॉर्पोरेशन के स्टेजेस होते हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करने के बाद हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस में बेसिकली आपकी गाइडिंग रूल्स होते हैं कि कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, डायरेक्टर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कितने होने चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा सब कुछ चीजें। तो अगर मेरे को शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट नॉट लेस देन 90% होना चाहिए। इसके बाद बेटा देखो हमने टाइप्स ऑफ शेयर पढ़े थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर हमने डिस्कस किया था। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ आपका वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होती है। और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस, जब उसकी इच्छा है। इसके बाद देखो वाइंडिंग अप हमने पढ़ा था। वाइंडिंग अप 3 स्टेजेस में होता है, कंपलसरी, वॉलेंट्री या फिर सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। कंपलसरी में बेटा बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर होता है कि कंपनी को वाइंड अप करना है, क्योंकि उनके एनुअल रिटर्न्स जो आपका सेक्शन 92 में आता है वो फाइल नहीं की जा रही है कंपनी के द्वारा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिफॉल्ट आ रखा है। मेंबरशिप हमने पढ़ी थी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। अगर प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप की बात करें तो बेटा 2 से 200 था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। वही पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 से अनलिमिटेड आपके मेंबर्स थे। तो जब आपका मेंबर का रिडक्शन होगा तो एक वाइंडिंग आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है 1 साल के अंदर, तो इससे आपका क्या है, कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा। कंपनी अनेबल है अपने डेब्ट को पे करने के लिए। इसके बाद देखो बेटा हमने वॉलेंट्री वाइंडिंग अप पढ़ा था। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप आपका किससे होता था? बिना किसी कोर्ट के मर्जी से, यानी कि एक इच्छा के अनुसार। आपके जो कंपनी के मेंबर हैं वो सारे के सारे रेडी हैं कंपनी को क्लोज करने के लिए। इसके बाद देखो बेटा आप, हमने मीटिंग के बारे में पढ़ा था। निकिता बताएंगे एक बार कितनी तरह की मीटिंग होती है बेटा? कुछ तो आइडिया होगा। निकिता, संदीप, अभिषेक। बोलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या? अभिषेक, संदीप, कितनी मीटिंग होती है टोटल कंपनी में? सर, मीटिंग में होता है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, हम्म। बोर्ड मीटिंग, हाँ वेरी गुड। मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हम्म। और एजीएम होता है एजेंट और की फुल फॉर्म क्या होती है अभिषेक? एनुअल जनरल मीटिंग सर। हाँ वेरी गुड। और ये एनुअल जनरल मीटिंग कराते क्यों है बेटा? कुछ आइडिया आपको? टू गेट टू नो दी status of the profit, losses, shareholders, etc. फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द Overall, डिविडेंड। overall growth of the company. और एक्स्ट्रा इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग के बाद कौन सी मीटिंग होती है?
सर इसके बाद होती है आई बिलीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो नहीं होती, एक मिनट। होती है सर, होती है बेटा, अच्छा, ईजीएम होती है अभिषेक। एजीएम तो होती है, था ईजीएम हो गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ। जनरल मीटिंग होती है सर। और यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस लिए होती है, किस पर्पस के लिए? तो ये तो एक मिनट सर, कुछ आई बिलीव अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, शेयर होल्डर के अप्रूवल को लेने के लिए, इसलिए होती है शायद। और रिमूवल ऑफ, अगर मैं मेन एजेंडा इसका देखूं तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ओके, अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है तो एक ईजीएम को डिस्कस किया जाता है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछे, तो मेन उसका जो पर्पस होता है एनुअल जनरल मीटिंग का, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बेसिकली जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, साथ में डायरेक्टर, बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होता है आपका, मेनली डायरेक्टर होते हैं, कोई शेयर होल्डर नहीं होता। इसमें हम डायरेक्टर की सैलरी को डिस्कस करने के लिए कराते हैं, उसके रेजिग्नेशन के लिए, या फिर कोई अपॉइंट कर रहे हैं नया डायरेक्टर, ठीक है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराया जाए। क्लियर है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम? यस सर। संदीप क्लियर है बेटा? निकिता, शिवानी, नैना? यस सर। सर क्लास मीटिंग क्या होता है? क्लास मीटिंग नॉर्मल मीटिंग की तरह होता है बेटा। क्लास मीटिंग में स्टैट्यूटरी मीटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्रॉक्सी हम प्रॉक्सी कितने ले सकते हैं, कॉरम कितने होने चाहिए। तो मुझे कोई बताएगा बेटा प्रॉक्सी और कॉरम क्या होता है? सर बताओ बेटा संदीप, अभिषेक, प्रॉक्सी और कॉरम। नहीं पता सर। प्रॉक्सी एंड कॉरम। प्रॉक्सी और कोरम। अरे भैया ये क्या है? हाँ बोलो निकिता। सर ऑथराइज्ड होता है बट मेन वो नहीं होता। बोलो बेटा संदीप, प्रॉक्सी, कोरम। सर मुझे नहीं पता सर, प्रॉक्सी और कॉरम। बता रहा। सर प्रॉक्सी में तो आई बिलीव अ पर्सन होता ऑथराइज्ड बाय मेंबर, जैसे शेयर होल्डर हो गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट है। और कोरम? फोरम का सर मुझे थोड़ा सा आइडिया हो नहीं पा रहा है। आई तो बिलीव कोरम ये जो मेन हेड होता है उसे बोलते हैं, और प्रॉक्सी ऑथराइज्ड होता है किसी काम कंपनी के लिए। सर प्रॉपर याद नहीं आ रहा लो। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बताया बेटा। तो मैं बता देता हूँ, देखो प्रॉक्सी बेसिकली, अगर जैसे आपका जो डायरेक्टर है वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे प्रॉक्सी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। कितने प्रॉक्सी हम ले सकते हैं। कोरम भी इससे रिलेटेड है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज। बट प्रॉक्सी का बेसिक में मतलब क्या हुआ सर? जो ऑथराइज किया गया डायरेक्टर के बिहाफ पे, अगर डायरेक्टर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड करेगा, एनुअल जनरल मीटिंग। ये एक नाम डिफाइंड है बेसिकली। हम्म। भाई प्रॉक्सी ऑथराइज अटेंडेंस नहीं लगती, कॉलेज में भी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगती है, वैसा ही प्रॉक्सी हो हाँ गया ये। ठीक है। सपोज एक मीटिंग में हमें डायरेक्ट संदीप हाँ, को कहिए संदीप प्रॉक्सी हो गया। मतलब अगर मैं कहीं पे बाहर में बिजी हूँ, उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां सेंड कर तो दूंगा। बेसिकली आपने वो मुझे कर प्रॉक्सी। दिया तो मैं प्रॉक्सी हो गया। यस। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो बेटा कॉरम क्या है। कॉरम बेसिकली एक प्रॉपर कॉरम होना चाहिए। कॉरम एक तरह से, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग में इतने मेंबर होने चाहिए, तो एक प्रॉपर कॉरम डिसाइड है। तो कॉरम फॉर द बोर्ड मीटिंग कम से कम, कोरम बेटा एक तरह से मैं कहूँ एक रूल हो गया, ठीक है ना, कि एक मीटिंग में 4 बंदे प्रेजेंट है तो जो 4 मेंबर प्रेजेंट है वो आपका कॉरम हो गया। तो कॉरम फॉर बोर्ड मीटिंग बता रहा है। बोर्ड मीटिंग मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो पूरे साल में 4 बार कराई जाती है। तो कॉरम फॉर द बोर्ड मीटिंग शुड बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। इसमें कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और 1/3 टोटल स्ट्रेंथ, जितने भी डायरेक्टर उनकी 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि
दो ही मान लीजिए, अगर अगर आपके दो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं, while determining the total strength the vacancies are not counted, यानी कि आपका कोरम, अगर मैं बात करूंगा कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अटेंड कर रहा है डायरेक्टर, तो अगर 2 डायरेक्टर है तो देर इज अ प्रॉपर कोरम, आपका प्रॉपर कोरम डिसाइड हो। ठीक है, तो प्रॉक्सी क्या एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्टर का, जो मीटिंग को अटेंड करता है। अगर डायरेक्टर अनेबल है तो उसे प्रॉक्सी कहा जाता है। और कॉरम क्या होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ होती है कि कितनी डायरेक्टर ने मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है बेटा, तो चले आपने आगे। ये आपने सर ये समझाया कि प्रॉक्सी मींस अ सब्स्टिट्यूट और हाँ quorum very means good. how many people are attending the particular meeting. हाँ, एज Okay, पर as कंपनीज per एक्ट। the company norms. Right. ये पता होना चाहिए ना बेटा। अब देखो, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस किस पर्पस के लिए होता है, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है ना, जब आपका आखिरी में अगर वर्ग थ्योरिटिकल पेपर होगा तो मैं जब क्लास लूंगा ना तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उनको करके जाओगे तो मेरे मेरे भरोसे रहना, आराम से अच्छे 50+ नंबर दिलवा दूंगा मैं। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो बोर्ड मीटिंग क्यों 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 कराई जाती है, तो सबसे पहले शेयर्स को इश्यू करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, निकिता हमें बताएगी। डिवेंचर्स बेटा, शेयर से तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, पब्लिक को शेयर्स देती है। और डिवेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स पे बेटा डिविडेंड मिलता है पब्लिक को, डिवेंचर्स पे पब्लिक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर कंपनी को लोन की नीड है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं समझू क्राउड फंडिंग, अगर पब्लिक ये कंपनी को लोन की नीड है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से बोलती है कि आप हमें मनी दे दीजिए, हम आपको बदले में डिवेंचर इशू कर देंगे। ठीक है ना, तो जो डिवेंचर है उनको क्या बोला जाता है, डिवेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कौन होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। वहीं शेयर्स की बात करें तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। शेयर्स वोटिंग राइट्स, वोटिंग मतलब वोटिंग राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, बट डिवेंचर वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया बेटा डिवेंचर्स का फर्क। सर एक बार आप बताएंगे प्लीज। डिवेंचर्स का मतलब है बेटा, जैसे कि कंपनी को लोन की नीड है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से एक रिक्वेस्ट डालेगी कि आप ऐसा करिए, हमारे कंपनी से डिवेंचर इशू कर लीजिए और बदले में हमें पैसा दे दीजिए। मतलब कंपनी को एक तरह से लोन की नीड है ना, तो पब्लिक को, कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को एक रिक्वेस्ट डाल रही है कि हमारी कंपनी में इतनी डिवेंचर्स है, आप डिवेंचर को इशू कर लीजिए हमसे, यानी कंपनी से इशू कर लीजिए और बदले में हमें अपना अमाउंट दे दीजिए, जो मनी है वो कंपनी को मिलेगा। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं कंपनी के, वो डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उनको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है बेटा। ठीक है, जैसे लोन, हमने बैंक से लोन लिया है, तो कंपनी ने जो पब्लिक से लोन लिया है, कंपनी के लिए वो क्या हो गया, डिवेंचर्स हो। ठीक है, ठीक है अभिषेक, संदीप, चलूं बेटा मैं आगे। हाँ चले सर चले। यस सर। इसके बाद देखो आप, फॉरफीट शेयर टू मेक कॉल ऑन शेयर। जैसे हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर, सबसे पहले शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर दिया जाता है, किसके द्वारा, पब्लिक को, कंपनी के लिए। अब कंपनी क्या करती है, फिर अलॉट करती है। अलॉट करने के बाद, अलॉटमेंट करने के बाद उस कॉल्स को, कॉल क्या होता है, एक फर्स्ट कॉल हो गया और एक सेकंड कॉल हो गया, यानी कि पब्लिक या तो फर्स्ट कॉल में भी अप्लाई कर सकता है या फिर सेकंड कॉल में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद शेयर्स को फोरफीट करना, ट्रांसफर करना, डिविडेंड डिसाइड करना, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी होता है आपका। अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग नहीं डिविडेंड डिसाइड कर पा रही है तो कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स पे मिलता है, किसको, शेयर होल्डर को मिलता है। इसके बाद वेल्थ ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करना, लोन लेना, डिवेंचर्स के बिहाफ पे पॉलिसीज ऑफ कंपनी को डिसाइड करना। तो बेटा हमने पिछली क्लास में ये मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टर और ऑडिटर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या होता है और ऑडिटर क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं बेटा, तो डायरेक्टर में ध्यान से समझना,
देखो डायरेक्टर में ना कुछ भी आ सकता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो डायरेक्टर में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें 4 तरह के मेनली डायरेक्टर आते हैं। सबसे पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे चेयरमैन कहते हैं, जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसकी पूरी कंपनी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कंपनी को चला रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो बैठा हुआ है, देख रहा है सारी चीजों को, जैसे कोई कैमरे से नहीं देखता, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है ओनली, कोई परफॉर्मिंग नहीं करेगा। जैसे हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, बेटा हमने पढ़ा था ना एलएलबी सेकंड ईयर में, जो पार्टनर बाय स्लीपिंग होता है, जो पार्टनर सो रहा होता है, बस वो पार्टिसिपेशन नहीं करता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका पार्ट होता है। तो सेम आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस किस में करेगा? वो एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको उसकी फीस मिलती, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट कहता है कि इतने से इतने पेड अप, अभी वो लिमिट को पढ़े, ठीक है। ये आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। वुमेन डायरेक्टर होता है आपका, वुमेन डायरेक्टर के बाद रेजिडेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो काफी सारे डायरेक्टर है, इनकी लिमिट को पढ़ के जाना है। लिमिट कैसे, अगर मैं डिस्कस करूं कि एक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर को अगर अप्लाई करना है, एक कंपनी में अगर वुमेन डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, तो वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं वुमेन डायरेक्टर। क्लियर है ना बेटा? इससे कम वुमेन डायरेक्टर अप्लाई नहीं हो सकता। बताओ बेटा निकिता, अभिषेक। 100 करोड़ से नीचे तक का हम वुमेन डायरेक्टर अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ वेरी गुड, और ठीक है 100 ना। से पेड़ अप क्या? ऊपर तो है हाँ, ही है 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी लिमिट क्यों बांधी करोड़ की? ऐसे क्या रीजन रहा कंपनीज होगा? एक्ट बेटा, कंपनीज एक्ट कहता है ना अभिषेक, ये मैं नहीं कह रहा, कंपनीज एक्ट कह रहा है, ओके ठीक है। ठीक है ना। कंपनीज एक्ट कह रहा है। अगर मैं बात करूं, सीएसआर एक्टिविटीज होती है, अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी भी कमिटी होती है। अभी कमिटी भी करा दूंगा मैं, एक्स्ट्रा कराऊंगा ना अपनी क्लासेस में, सीएसआर, ऑडिट कमिटी, और नॉमिनेशन वाली कमिटी, ठीक है ना। तो काफी सारी कमिटी होती है, शेयर होल्डर कमिटी। तो ये सारे कौन डिसाइड कर रहा है? कंपनीज एक्ट डिसाइड कर। अगर मैं बात करूं बेटा, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट इतने से कम हो रही है, तो वुमेन डायरेक्टर को अप्लाई नहीं कर सकता। अगर जो कंपनी एक्ट ने डिसाइड कर रखा है कि हाँ 100 और 300 है, तो 100 और 300 से ज्यादा लिमिट हो रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है वुमेन डायरेक्टर के लिए। समझ रहे हो ना आप? तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? कंपनीज एक्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, देखो हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में पढ़ा था, तो प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। वहीं अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो 2 से 200, और पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो 7 से अनलिमिटेड आपके मेंबर्स होते हैं। ये आपकी सेक्शन 141(9) कह रहा है। अगर बेटा आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा ना, तो आप बच्चे सब सेक्शन 149 ही लिख के आना। ये जो सब सेक्शन है ना, इसमें पजल हो जाओ, काफी सारे सब सेक्शन है ना, तो उस चीज को इतना इतना ध्यान मत देना। अगर मेन सेक्शन भी लिख के आते हो ना संदीप, तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो मिनिमम हमने पढ़ लिया, मिनिमम पब्लिक में कितने होने चाहिए। अगर मेंबर की बात की मैंने 2 से 200, और प्राइवेट प्राइवेट में 2 से 200, और पब्लिक में 7 से अनलिमिटेड। बट डायरेक्टर की तो बात की नहीं। डायरेक्टर में क्या होता है बेटा? प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और वहीं पब्लिक में कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। इसके बाद एक प्रोविजन क्या कह रहा है? एक 1 पर्सन कंपनी होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि ब्यूटी पार्लर, अब ब्यूटी पार्लर को इतना अच्छा स्टेबल कर दिया, उसमें काफी सारे एम्प्लॉयज आ गए, मतलब मालिक तो एक ही है, वो एक लेडी है, वो काफी सारे उसने लड़कियों को रख लिया, उसने कंपनी बना। तो जो कंपनी हो गई वो आपकी 1 पर्सन कंपनी हो गई। इसमें कितने डायरेक्टर है? एक ही डायरेक्टर होता है, वही डायरेक्टर है, वही आपका शेयर होल्डर है, वही सब कुछ होता है।
इसके बाद टोटल डायरेक्टर की बात करें तो बेटा 15 डायरेक्टर होते हैं मैक्सिमम। हम 15 डायरेक्टर ले सकते हैं। अगर मान लो डायरेक्टर को बढ़ाना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना डायरेक्टर का टॉपिक। डायरेक्टर एंड ऑडिटर चलेगा आज की क्लास में, फिनिश करा दूंगा मैं पूरा। तो आपका जो कंपनीज एक्ट है 99% फिनिश है। ठीक है ना। इसके बाद अगर जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आपकी जो नेक्स्ट संडे क्लास होगी और 26 रिपब्लिक डे वाले दिन भी क्लास है, तो उस दिन हम क्या करेंगे बेटा, लेबर लॉ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो वुमेन डायरेक्टर की बात करें तो वुमेन डायरेक्टर में लिस्टेड कंपनी, अभी लिस्टेड कंपनी क्या होता है कोई बताएगा बेटा? संदीप, अभिषेक, व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? सर जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, स्टॉक वेरी पब्लिक गुड। ले सकती है। इसका शेयर मार्केट में आ चुका है हाँ हाँ, वेरी गुड। और संदीप ने ले लिया है। हाँ, गुड आंसर संदीप का। ठीक है ना। संदीप में लिए इस बार 10 लाख के शेयर। अच्छा, लिए संदीप ने बेटा 10 लाख के तो शेयर बहुत ज्यादा हो गए। अरे सर ये बड़ी पार्टी है। सर मजे ले रहा है ये। हाँ मुझे पता है। देखो आप, अगर मैं बात करूं बेटा आपके 10 लाख के, वैसे भी बेसिकली कोई शेयर इतना पागल नहीं कि बेटा लेगा। ठीक है ना। देखो इसके बाद, हाँ, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो आपकी लिस्टेड हो रखी है किसमें? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसके बाद लिस्टेड के बाद जो पब्लिक कंपनी आती है, अब ये पब्लिक कंपनी कौन सी, जिससे मैं कहूंगा अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में अगर हम बात करें तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, ये ग्रेटर का सिंबल लगा है तो पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, और आपका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका वुमेन डायरेक्टर अप्लाई करने की कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं? जो इन तीनों डायरेक्टर को छोड़ के होते हैं। मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरह के जो स्लीपिंग पार्टनर, या फिर हम सीक्रेट कहते हैं, स्लीपिंग मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। स्लीपिंग पार्टनर जो हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, सेम आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है क्या? जैसे कोई कंपनी है ना, तो कंपनी में अपने रिलेटिव को ही कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नॉर्म्स फुलफिल करने, कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स फुलफिल करने कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बेटा, उससे बस पूरे साल की फीस मिलती है। अभी फीस कितनी होती है अगर मैं बात करूं तो 60,000 मिनिमम है। ठीक है ना। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा कोई भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है ना। एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बंदा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का हो सकता है। तो वैसे बेसिकली अगर हम समझे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के होता है। इसके बाद देखो बेटा, जिसके पास एक एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो प्रमोटर नहीं है किसका? आपका कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी, और जो प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं है। यार एक बात कहूं ना, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता नॉट रिलेटेड। मैंने कितनी कंपनीज देखी हैं जिन कंपनीज में डायरेक्टर उनके जानकार ही होते हैं ज्यादातर, मतलब जो उनका एम्प्लॉय होगा ना। अब एम्प्लॉय के ही कोई वाइफ हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर देते हैं। क्योंकि जो घर का बंदा होता है कंपनी को ज्यादा अच्छे से चलाता है, बाहरी बंदा छोड़ के भाग जाता है। रीजन यही है, डायरेक्टर की थिंकिंग यही होती है आज की तारीख में। क्लियर है बेटा यहाँ तक? वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया समझ में? अभिषेक, संदीप। यस सर। इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है। कैसे? अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर, यानी नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बेटा। किसी भी ट्रांजेक्शन में नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इनकम अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब। कम इसमें बेसिकली टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए।
इसके बाद इसका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए जिसकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिसका 50 लाख से कम होना चाहिए, 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, जिसने कोई डेप्थ नहीं ले रखा है किसी प्रमोटर या डायरेक्टर से, कितना 50 लाख से ज्यादा, कब तक, 2 इयर्स से पहले, ड्यूरिंग द 2 इयर्स। इसके बाद देखो बेटा, आप कह रहे हैं कि गारंटी इसने जो दे रखी है कंपनी को 50 लाख की, मतलब डायरेक्ट डेप्थ और गारंटी दोनों मिला के 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो आपका वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, या फिर उसका 2% के साथ एक रिलेशन है, 2% और मोर देन ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगल, तो वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। इसके बाद देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर और द रिलेटिव, जो कि खुद से, हिमसेल्फ यानी कि उसका खुद से कोई रिलेटिव किसी पोजीशन की मैनेजर पर्सनल, अभी के एमपी कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज की एमपी होते हैं, तो की मैनेजर पर्सन नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों का। इसके बाद कोई प्रोप्राइटर एम्प्लॉय पार्टनर नहीं होना चाहिए इन एनी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल, जिसमें वो फर्म का एक ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें एक बार इसको पढ़ लेना। मेरे हिसाब से ये सारी फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आज की तारीख में कौन कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है। इसके बाद देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसके पास कम से कम 2% से ज्यादा वोटिंग पावर होती है कंपनी। अब मैंने आपको बता दिया, इसकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकता है बेटा, ये कोई भी बंदा हो सकता है जिसपे नॉर्मल एक बीकॉम की डिग्री, बीए की डिग्री या फिर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री। इसके बाद देखो, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसके पास फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या टेक्निकल ऑपरेशन की नॉलेज है। इसके बाद देखो बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, कम से कम 1/3, मैंने आपको बताया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 4 बंदे होते हैं, तो 4 में से जो लास्ट बंदा होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो जो 1/3 कह रहा है, तो 1/3 कहने का मतलब है एक, ऐसे 3 बंदों में से एक बंदा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। अब इसकी लिमिट आ गई, वुमेन डायरेक्टर की बेटा 100 से 300 थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की देखो बेटा 10, 100 और 50। 10 यानी पेड अप कैपिटल इसका कितना होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा, जो कि नॉर्मली होता है हर कंपनी में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही होता है। ठीक है, सीएसआर कमिटी कम कम कंपनीज में होती है, नॉमिनेशन कमिटी कम कम कंपनीज में होती है, क्योंकि उसमें 1000 करोड़ की टर्नओवर चाहिए होता है, और टर्नओवर 100 करोड़ तो नॉर्मली सबके एक्सीड हो ही जाती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा। इसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बेटे यहां तक? बताओ अभिषेक, संदीप, क्लियर है? जी यस सर। इसके बाद देखो बेटा, निकिता, शिवानी, नैना, क्लियर है आपको? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या क्या डाउट आ रहा है बेटा, लिमिट में? सर दोनों ही सेम लग रहा है, इंडिपेंडेंट और वुमेन। सेम नहीं यार, वुमेन एक औरत हो गई और इंडिपेंडेंट एक लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सेम कैसे हो गया, और लिमिट दोनों की नहीं, अलग इसमें 300 की तो बात ही नहीं आई। है। 300 करोड़ की तो बात नहीं आई, वुमेन में तो 100 करोड़ 300 करोड़ है। वही तो, वुमेन में तो लिमिट है 100 बेटा। करोड़ 300 करोड़ है ना। निकिता ये लिमिट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज तो निकिता क्लास लेने वाली थी, निकिता तो कह रही थी आज क्लास के लिए, आई नहीं निकिता पर। देखो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो बेटा बेसिकली कम से कम 5 सालों के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिसाइड किया जाता है।
अब ये बेसिकली अगर इसका रीअपॉइंटमेंट करना है, इंडिपेंडेंट का काम अच्छा नहीं लगा तो किसके अंडर हो सकता है? स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर पास हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डिसाइड की जाए। इसके बाद देखो बेटा आपका रीअपॉइंटमेंट एंड कूलिंग पीरियड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूं, नहीं है ये इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी नॉन रोटेशनल, ये रोटेशन यानी कि दोबारा से रिटायरमेंट, ये वो वाला बेटा ऑडिटर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिटायरिंग ऑडिटर पढ़ेंगे, इसको अभी स्किप कर दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी आपका बेटा सेक्शन 151 में आ रहा है। सेक्शन 149 की बात करें तो बेटा आपका वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया था। अब 151 क्या कहता है? कम से कम एक लिस्टेड कंपनी में एक डायरेक्टर होगा जिसमें शेयर होल्डर्स की लिमिट, जब शेयर होल्डर कम से कम 20,000 नॉट एक्सीडिंग 20,000 है तो आपको एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इसका अपॉइंटमेंट कैसे है? कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए। इसके बाद देखो बेटा 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, यानी कि मैं इसमें 1000 ही लूंगा। 1/10 को कंसिडर नहीं करते काउंटिंग में, तो नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर जब कंपनीज में है, यानी कि 1000 से कम बेटा, ज्यादा नहीं, 1000 से कम, यानी 1000 से कम है तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो शेयर होल्डर्स के डिस्कशन को डिस्कस कर सकता है। तो जो डायरेक्टर होगा उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो आप, जो अपॉइंटमेंट है वो आपका प्रोविजन है एक्सेप्ट, जिसमें कोई रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई 3 सालों के लिए, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा? कम से कम ये 3 सालों के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना था आपके? 5 सालों के लिए। वहीं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने सालों के लिए होना चाहिए आपका? 3 सालों। इसके बाद देखो बेटा फर्स्ट डायरेक्टर की बात की जा रही है, अब डायरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट सब्सिक्वेंट। अब डायरेक्टर जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास एक पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये पैन कार्ड क्या डिसाइड करता है? हमारे टैक्स की डिटेल को डिसाइड करता है। बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड देना है, ITR फाइल करना है तो पैन कार्ड देना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी रजिस्टर होने के लिए क्या कोई नंबर होता है, या फिर डायरेक्टर जब रजिस्टर होता है तो उसका कोई नंबर होता है? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप, निकिता। सर DIN नंबर होता है, डायरेक्टर हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वेरी गुड। CIN होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ वेरी गुड, अच्छा, गुड आंसर। अभिषेक सही है कि गलत है बेटा ये? नहीं, मुझे अभी पता लगा, बिकॉज उसका नॉलेज था नहीं मुझे। थैंक यू संदीप। ठीक है, अच्छा बताया संदीप ने, हम भाई। ठीक है। तो बेसिकली सिन नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो कंपनी के लिए होता है जब वो आपका एमसी की साइट में रजिस्टर्ड होती है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, हम आधार कार्ड से अपने आप को अनेबल करते हैं ITR या फिर और बैंक डिटेल्स के लिए। सेम कंपनी के लिए CI सिन नंबर होता है, डायरेक्टर के लिए होता है DIN नंबर। तो जो भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा, कोई सा भी डायरेक्टर होगा, तो उसका एक DIN नंबर अलोकेट होता है। और ये कितने डिजिट्स का होता है? किसी को कुछ आइडिया है? जैसे पैन कार्ड कितने 10 डिजिट का होता है कि 12? 10। 10 का है संदीप? क्या क्वेश्चन किया सर आपने? पैन कार्ड में डायरेक्टर कितने डिजिट, DIN नंबर कितने डिजिट का होता है बेटा? पैन तो सर 10 डिजिट का होता है, श्योर है ये। हम्म। इनका नहीं पता, नोटिस ये नहीं भी किया। बेटा 10 ही 10 है, ठीक है। ओके सर।
इसके बाद देखो आप बात करते हैं बेटा, रोटेशनल डायरेक्टर आता है आपका, रोटेशनल रिटायरिंग डायरेक्टर। मैंने कहा था हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल्स क्या कहते हैं, जब रिटायर कोई जनरल जनरल मीटिंग, जब कोई डायरेक्टर रिटायर होने वाला होता है तो उसके बिहाफ पे जो रीअपॉइंटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरिंग या फिर आपका रोटेशनल डायरेक्टर। तो ये बेसिकली क्या रहा है, जब रिटायरमेंट होता है डायरेक्टर का हर एनुअल जनरल मीटिंग में, तो कम से कम 2/3 वही चार चार मेंबर होते हैं डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। तो जो पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। तो आपका जो रीअपॉइंटमेंट होता है ना डायरेक्टर का, जब उसको रिटायर हो गया, उसका रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर हो रहा है, उसको हम रोटेशनल डायरेक्टर कहते हैं। इसके बाद भी सेम बेटा रिटायरिंग डायरेक्टर के बारे में कह रहा है, हर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर या फिर आपका नियरेस्ट नंबर 1/3 सर रिटायर फ्रॉम द ऑफिस। अगर 3 से ज्यादा हो रहा है, मैंने आपको पहले बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 लोग ही होते हैं, पांचवा एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर आ जाता है, वो जो कंपनी सेक्रेटरी उससे डायरेक्टर का पार्ट नहीं मानते हैं। बट 4 में से 3 तो आपके बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। जो चौथा होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर 3 से ज्यादा आपके हो रहे हैं तो एक बंदे को हमें रिटायर करना पड़ता है। तो उसके भी आप पे जो दोबारा से अपॉइंटमेंट होती है वो आपका रोटेशनल डायरेक्टर। इसके बाद देखो बेटा कौन रिटायर फर्स्ट होता है, जो आपका लास्ट अपॉइंटमेंट में सबसे लंबे समय तक ऑफिस में टिका हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद एडिशनल, अल्टरनेट और नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है। एडिशनल डायरेक्टर बेटा जैसे प्रॉक्सी नहीं होते, सेम एडिशनल डायरेक्टर आपका प्रॉक्सी की तरह ही रोल प्ले करते हैं। तो जो आर्टिकल ऑफ कंपनीज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो पावर क्या देती है कि किसी भी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा जा सकता है। अगर पर्सन फेल है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जनरल मीटिंग में, तो उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एडिशनल डायरेक्टर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपॉइंट करा जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमने पढ़ा था पूरे 9 महीने में एक बार की जाती है, और अगले साल के जो 15 महीना होगा उसमें दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा ये चीज? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप। ठीक है सर। यस अब सर। जैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग हो रही है बेटा, और कोई डायरेक्टर मतलब फॉरेन सेटल हो गया, तो उसकी जगह पे एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करा जा रहा है। तो जो एडिशनल डायरेक्टर जो फॉरेन में सेटल है उसी के बिहाफ पे तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसके बाद देखो अल्टरनेट डायरेक्टर की बात होती है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी ऑथराइज किससे हो रहा है, आपका आर्टिकल से। ये कब होता है, देखो जब आपका कोई एब्सेंस हो रही है पीरियड नॉट लेस देन 3 महीने फ्रॉम इंडिया, कम से कम 3 महीने, यानी कि 3 महीने से ज्यादा कोई आपका एब्सेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो पर्सन अपॉइंटेड एज अल्टरनेट, जो फर्स्ट बेटा एडिशनल डायरेक्टर है, वो मैं ये कह सकता हूँ कोई डायरेक्टर बीमार है, ठीक है ना, सिक लीव पे जा रखा है, तो आपका क्या है, एडिशनल डायरेक्टर है। बट अल्टरनेट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, कोई एब्सेंस है, इंडिया से ही एब्सेंस है, 3 महीने से ज्यादा हो गया है उसको, या 3 महीने तक वो एब्सेंस है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा नॉमिनी डायरेक्टर आता है। नॉमिनी डायरेक्टर जैसे हम नॉमिनी नहीं कराते अपने बैंक में कि मेरे बिहाफ पे मेरे पैसे को कौन ले सकता है मेरे जाने के बाद, तो मेरा भाई बहन ले सकते, तो सेम आपका नॉमिनी डायरेक्टर होता है, जो बोर्ड है वो अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, जो एग्रीमेंट हो रहा है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके बाद आता है कैजुअल डायरेक्टर। तो कैजुअल डायरेक्टर आपका जो कैजुअल वैकेंसी में हायर किया जाता है, ठीक है, जो आपका किसी डेथ, रेजिग्नेशन या किसी अदर रीजन से जिसने एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है और एनुअल जनरल मीटिंग से उसने लीव कर दिया ऑफिस को, तो उस बिहाफ पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो आपका कैजुअल डायरेक्टर। तो इसके इसके से बाद जो डिसीजन सेम ही होते हैं जो और डायरेक्टर के होते हैं। अभी ये हाँ, कैजुअल
कैजुअल है सेम ये। सेम सेम, हाँ सेम ड्यूटीज पावर सेम होती है बेटा, ठीक है अभिषेक। ठीक है। अब पूरी ड्यूटीज एंड पावर सेम रहती है। इसके बाद बेटा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करें तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपका कंपनीज एक्ट में होता है। कब होता है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले अगर हमने कंपनी को स्टार्ट किया है, कमेंसमेंट स्टार्ट की है, ठीक है ना, जब सेबी से अप्रूवल ले रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, तब आपका डिन के लिए अप्लाई किया जाता है। ये डिन कब होता है? डिन आपको कब तक मिल जाता है? जब मैंने अप्लाई किया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर। काफी फास्ट प्रोसेसिंग होता है ये लगभग आप मान लीजिए बेटा 3 से 5 दिन में ही बन के आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम एक डायरेक्टर के पास एक ही नंबर एलोकेट होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद देखो बेटा अब इसमें एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं डिन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा जो फॉर्म होगा वो DIR-3 फिल किया जाता है। इसमें मेरी फोटोग्राफ, आइडेंटिटी, रेजिडेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, इसको मैं कट कर सकता हूँ, इतना जरूरी नहीं होता, और सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद देखो अलॉटमेंट ऑफ डिन आपका वही 1 मंथ के अंदर आपको डिन मिल जाएगा। इसके बाद देखो डिन का बेटा क्या बोल रखा है, ये वैलिड रहेगा पूरे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। इंटीमेशन आपका अगर दिया जाता है तो वो फॉर्म DIR में दिया जाता है, इससे ज्यादा मत पढ़ो बेटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? किसी को डाउट है? संदीप, अभिषेक, निकिता, नहीं, ठीक है सर। क्लियर है सर। नैना, शिवानी, शिवानी की वॉइस नहीं है बेटा आज। अब देखो इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं बेटा, आप पहले जवाब देंगे। अगर कंपनी में ऑडिटर की बात की जाए या फिर डायरेक्टर की, तो कब डिस्क्वालीफाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिषेक, ठीक है। तो बताओ बेटा अभिषेक, डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाई हो सकता है? जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते थे, कौन लोग नहीं बना सकते थे? जो अनसाउंड पर्सन हो गया, माइनर हो गया, याद आ रहा है बेटा कुछ? बोलो बेटा। संदीप, निकिता, कब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं? यस सर। आई बिलीव इंसॉल्वेंसी में सर। हाँ इंसॉल्व अनसाउंड माइंड। और हाँ अनसॉल्व माइंड, वेरी गुड, 2 आंसर आ गए। और आई कन्विक्टेड है। माइनर तो पहले डायरेक्टर हो नहीं सकता बेटा। पहली बात कंपनी क्यों अप्लाई क्यों करेगा? माइनर 6 से। और कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जो जेल में है, जेल में है। जिसको 6 साल की जेल हो रखी है। इंसॉल्वेंट। हाँ इंसॉल्वेंट, वेरी गुड। तो काफी हद तक आंसर दे दिया बेटा। अगर आपका थ्योरी एग्जाम होता है तो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है इसे। तो अगर मैं बात करूं ये कौन सा, मैं आंसर लिखने का एक प्रोसीजर समझू संदीप, तो मैं क्लास जब लास्ट क्लास होगी ना आपके पेपर से पहले, तो समझाऊंगा कैसे लिखते हैं आंसर। तो अगर सेक्शन की बात है, मुझे सेक्शन याद है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एज पर सेक्शन 164। क्लियर है संदीप? ये सब्जेक्टिव एज ही होगा पर सेक्शन, क्या बेटा अभिषेक? ये सब्जेक्टिव ही होगा। और सब्जेक्टिव ही होगा, वही तो समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तो मुश्किल लग रहा है। सर हाँ, सर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना वो शेयर कर देना एक बार, हमें भी ऐसा आइडिया हो जाएगा। लास्ट ईयर तो MCQ हुआ था निकिता। लास्ट ईयर भी सब्जेक्टिव था, फिर आखिरी में वो ऑब्जेक्टिव ही ले लिया उन्होंने। सर फिर पता कैसे चलेगा कि किस तरीके का एग्जाम होएगा, तैयारी किस तरीके से करें? अभी दोनों तरीके से तैयार, आप पूरा पढ़ के जाओ निकिता। मैं ये कह रहा हूँ बेटा 90% चांसेस है आपका MCQ ही होगा पेपर, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्टिव हो गया तो कौन ही पास होगा यार, खुद सोचो आप। सभी की बैकानी स्टार्ट हो जाएगी बेटा। कौन एक लॉ के ये टर्म्स में क्या है ना लव सर की रीजन ये है कि बहुत टाइम पहले जब पीजी पीजी करते थे तो लिखने की हैबिट थी।
अब तो जब से लैपटॉप पकड़ा तो हैबिट ही नहीं रही है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मीटिंग समझ का रहा हूँ ना। पता नहीं कहाँ जाएगी। सही बात, सही बात। ये बात एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। अरे टेंशन मत लो, आपका वैसे ही होगा बेटा एग्जाम, वैसे एमसीक्यू होगा, ठीक है निकिता, टेंशन मत लो। तो देखो पेपर में शेयर करवा दूँ, उसकी टेंशन मत लो बेटा, पहले करा दूँ, ठीक है। तो देखो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहला अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, अनडिस्चार्ज एंड सॉल्वेंट, जिसने पैसा नहीं दिया है, जो मतलब लॉस में चल रहा है। इसके बाद जो आपका अप्लाइड टू एंड जुडिकेटेड एज एन, जिसमें इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है। इसके बाद कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जो 5 सालों से, पिछले 5 सालों से देखो आप, हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर द ऑफेंस वेदर, जिसमें मोरल टर्बिट्यूड का केस चल रहा है, जिसमें किसी का मर्डर या फिर कुछ भी किया है, जिसमें कम से कम 6 महीने या फिर 5 साल की जेल, तो वो बेसिकली डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। इसके बाद देखो कोर्ट का ऑर्डर है डिस्क्वालीफाई करने से, इसको अपॉइंट नहीं कर सकते जो ट्रिब्यूनल में है। ऐसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नहीं होता, तो उसने बोल दिया कि इस बंदे को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इसके बाद कॉल इन एरियर्स, कोई बताएगा बेटा व्हाट इज कॉल इन एरियर्स? अभिषेक, संदीप, एनी आइडिया व्हाट इज कॉल इन एरियर्स? नहीं पता सर। A person who is unable to pay the calls, एक पर्सन जो अनेबल हो गया कॉल को पे करने के लिए। जैसे अभी अभी अभिषेक ने बताया कि संदीप के पास 10 लाख के शेयर, तो जो संदीप है बेटा, उसने 10 लाख के शेयर में 10 लाख के शेयर्स को पे नहीं कर पाया, मतलब उनकी पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो जो उसके पास शेयर्स का कॉल था उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है आपका डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड, ही हैज नॉट पेड। अब जब फर्स्ट फाइनल कॉल पे नहीं की पे करी जाती, तो बेटा जो शेयर से फोरफीट यानी जब्त कर लिया जाता है। तो जब्त करने के बाद उसका फिर दोबारा से री इशू होता है, ठीक है। तो कॉल इन एरियर्स में ये समझा रखा है बेटा, जब कोई पर्सन कॉल को नहीं कर पा रहा है शेयर्स के टर्म्स में। शेयर्स के टर्म में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले जो पब्लिक है वो किसके लिए अप्लाई करता है? एप्लीकेशन लेटर के लिए अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन लेटर के बाद जो कंपनी उसको क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। अलॉटमेंट में 3 चीजें आएंगी बेटा आपकी, एक तो आपका आएगा, 2 चीजें आएंगी, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। तो जो शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल में भी शेयर्स को ले सकता है, या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जब शेयर होल्डर फर्स्ट या सेकंड एंड फाइनल कॉल को अनेबल है पे करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर्स, जो एक फोर फीचर का केस हो जाता है, ठीक है संदीप। इसके बाद देखो लास्ट का कह रहा है को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ये सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या कहता है? जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होता है तो सेम आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज? ये सर। इसके बाद देखो आप, जिसने कोई डिन नहीं ले रखा है, जो नॉन कॉम्प्लायंस कर रहा है, वो भी आपका डिसक्वालीफाइड है। इसके बाद देखो जो डायरेक्टर है डिसक्वालीफाइड रीअपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, जिसने कोई डिविडेंड नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर जिसका नहीं हुआ, डिपॉजिट को रीपे करना फेलियर है, कब तक? 1 साल से ज्यादा। इसके बाद देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या क्या डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन। अब आता है बेटा इसके बाद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें ड्यूटीज की, डायरेक्टर में डायरेक्टर ऑफ ड्यूटीज सेलेक्ट इन गुड फेथ, आपका गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। इसका जो मोरल जो ड्यूटी है बेटा वो कंपनीज के लिए होना चाहिए, ठीक है।
ये ड्यूटीज को पढ़ सकते हो बेटा, मैं स्किप कर दूं? बताओ बेटा अभिषेक, यस संदीप। यस हाँ सर। कर दीजिए। जी सर। इसको कर लेना, ठीक है, खुद से हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है बेटा। इसके बाद देखो वेकेशन की बात करें, ग्राउंड फॉर वेकेशन की बात करें तो बेटा इसका कोई डिस्क्वालिफिकेशन, इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन है तब आपकी वेकेंट हो जाएगी पोजीशन। बोर्ड ऑफ मीटिंग में एब्सेंट रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एब्सेंट रहा है, कोई डिस्क्लोज इंटरेस्ट में एब्सेंट रहा है, डिस्क्वालिफाइड हो गया ऑर्डर से, तो आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके बाद देखो बेटा आप, इसको छोड़ दो बेटा, ये पनिशमेंट छोड़ दो, इतना मेरे को लग नहीं रहा है कि देंगे आपके एलएलबी में, ये कुछ ज्यादा ही एडवांस दे रखा है। इसके बाद देखो रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं। रेजिग्नेशन सेम मैनर में देते हैं जैसे हम नॉर्मल एम्प्लॉयज अप्लाई करते हैं ना बेटा, मेल में डाल देते हैं रेजिग्नेशन के लिए, तो सेम इसमें रेजिग्नेशन होता है, जो नोटिस इन राइटिंग होता है कंपनी में। एक तो सबसे पहले मेल में डाला, फिर राइटिंग में दे दिया। जो आपका एक फॉलोइंग एक्शन के लिए ग्राउंड रहेगा, सबसे पहले टेक नोट ऑन द सेम रहेगा, इसके बाद कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को, इसके बाद कंपनी रेजिग्नेशन के लिए लायबल रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा आप, अच्छा ये सेम है बेटा, वही सेम आगे चीज। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैसे हो सकता है बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो सकता है, रिमूव कर सकते हैं बिफोर उसके एक्सपायरी से। और एक बार और डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिमिनल है उनको रिमूव नहीं करा जा सकता है। और डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट आपका अंडर सेक्शन 163, ये 163 और 242 वाइंडिंग अप के उसमें आता है कि ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल डायरेक्टर को रिमूव करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूव करा जा सकता है, जो आपका ईजीएम में डिसाइड होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिसाइड, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो थोड़ा सा मैं आगे ही चलूंगा, एक मिनट, पावर ऑफ बोर्ड। इसके बाद देखो बेटा रेम्युनरेशन में ही आ जाता हूं मैं सीधा। देखो इस पेज को कट कर देना, आप इतना यूजलेस है बेटा, क्योंकि अभी थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, तो उसमें काफी सारी चीजें डिटेल में दे रखी है, तो आप डिटेल में इतना पढ़ के पागल ही होगे, कुछ ध्यान में रहेगा नहीं। तो जो मेन मेन चीजें वो डिस्कस करते हुए चलते हैं हम। तो देखो बेटा जो पेज नंबर 72 से लेके इसको थोड़ा सा हटा देना, पनिशमेंट करने की कोई जरूरत है नहीं, एग्जाम में पूछेंगे नहीं। सीधा हम कहाँ पे आ जाएंगे, आपका रेमुनरेशन। मैं रेमुनरेशन का एक वो खोलना चाहूंगा, इसमें बेटा आप रेमुनरेशन देखो पार्ट सेकंड, तो इसको खोल दो, इस पेज को। ये पेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें ऊपर की सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगे। अगर रेमुनरेशन सेक्शन 1 में है, किसी कंपनी के द्वारा दिए जा रहे हैं जब कंपनी के पास प्रॉफिट है, तो वो आपका रेमुनरेशन नॉट एक्सीड द लिमिट होना चाहिए जो डिसाइड किया गया है किस में, एनुअल जनरल मीटिंग। बट अगर रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इंडिकेट प्रॉफिट, तो मान लीजिए अगर इफेक्टिव कैपिटल आपका नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, तो कितना होना चाहिए? ये 60 लाख से ज्यादा नहीं लिमिट क्रॉस होना चाहिए। 5 करोड़ से 100 करोड़ की है तो बेटा 84 लाख, 100 करोड़ से 250 करोड़ है तो आपका 120 लाख, और वहीं 250 करोड़ से ज्यादा है तो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ होना चाहिए। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। ठीक है। तो डायरेक्टर में संदीप अभी क्या क्या पढ़ा बेटा हमने, फिर में हम ऑडिटर स्टार्ट करते हैं इसके बाद।
बताओ बेटा, डायरेक्टर में क्या क्या पढ़ा हमने? टाइप ऑफ डायरेक्टर, मेल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, मेल डायरेक्टर कौन सा हो गया बेटा? इंडिविजुअल डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, डायरेक्टर था। वुमेन डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, क्या क्या ड्यूटीज होती है डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर में यही चीजें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, मैं बेटा आपका ऑडिटर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बताएगा ऑडिटर कितने तरह के होते हैं बेटा? ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कंपनीज में ऑडिटर को असाइन किया गया है, तो उसका रोल क्या है, जो मेन रोल होता है, बताओ बेटा। सर कुछ पॉलिसीज और कंपनी की पॉलिसीज हैं या कुछ ऑडिट अकाउंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज वगैरह हैं तो उसको वो हाईलाइट करते हैं करेक्शंस के लिए। और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑडिटर के, अच्छा बता रहे हो बेटा। सर ये तो जो सैंडी ने सी कहा, वेरीफाई एक्यूरेसी, कंप्लायंस इंश्योर करना, क्या और शायद ये फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना, क्वालिटी सबसे स्टैंडर्ड्स को पहले मेंटेन। लिखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आता है। तो जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है, इसमें कुछ गलत चीजें हो रखी हैं, इसको विंडो ड्रेसिंग कर रखा है, बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है। तो एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कि वो चेक करेगा। ऑडिटर कौन होते हैं? बेसिकली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट ऑडिटर बोले गए हैं अभी तक, तो ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो सीए होते हैं, ये क्या चेक करते हैं, ये आपके ऑडिट में चेक करते हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं है। इसमें जो बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं बेटा, सबसे पहला आता है वेरिफिकेशन या फिर वाउचिंग कहते हैं। पहले वाउचिंग इंस्पेक्ट करना चीजों को, वाउचिंग के बाद ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स में होता है, ठीक है। वाउचिंग के बाद आपका वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन करना, फिर लास्ट में वैल्यूएशन करना। तो इसमें अगर ऑडिटर के स्टेप्स की बात करें, तो ऑडिटर के स्टेप में सबसे पहला वाउचिंग होता है, फिर वेरिफिकेशन, फिर वैल्यूएशन होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, हमने सेक्शन 149 से 152 तक हमने क्या डिस्कस किया था? डायरेक्टर के बारे में, कंपनीज एक्ट 2013 में। बट अगर ऑडिटर की बात की जाएगी तो सेक्शन 141 से हम डिस्कस करें, ठीक है। तो बात करूं मैं ऑडिटर, तो ऑडिटर बेटा 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के कैसे होते हैं? तो सबसे पहला स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, जो एक ऑफिस कंपनी के अंदर हम ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई तू आके चेक कर ले कि कोई गलती है कि नहीं। इसके बाद जो सेकंड होता है, वो होता है आपका ऑडिटर। जैसे एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एक इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बेटा जो कंपनीज के अंडर होता है। इंटरनल ऑडिटर में सीए आ गए, ठीक है ना। ये सारे एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं जो बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, उनको ऑडिटिंग फीस पे की जाती है, ठीक है। और फिर थर्ड में बेटा आपका सेक्रेटरियल ऑडिटर आते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिटर है नहीं, पर कंपनीज एक्ट 2005 में आता है, ठीक है। तो ऑडिटर आया बेटा, ऑडिटर समझ में। यस सर। निकिता आया बेटा यहां तक समझ में, डायरेक्टर। जी सर। तो देखो ऑडिट, बोरियत तो नहीं लग रही ना बेटा आज की क्लास, है निकिता? नहीं सर। ठीक है बेटा। संदीप, बोरियत से तो नहीं हो रही ना बेटा क्लास में? सर बोरियत तो नहीं लग रही, बट ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट लग रहा है। सारे सर ये बहुत बेटा मजा, रखा है, सर बहुत मजा आ रहा है। सारे रट्टे मारने पड़ेंगे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे लेबर लॉ तो थोड़ा बहुत मेरे को आता है समझ, वो मेरा सब्जेक्ट है। हाँ, बट ये कंपनी लॉ मेरे को टफ लग रहा है।
अरे इजी है बेटा, रट्टाफिकेशन। सर आपने सीएस की हुई है ना, इसलिए इजी है। हाँ ये तो है बेटा। मेरे अब मेरे लिए लेवल लो इजी है। ठीक है, देखो अब अब मैं आता क्या है करूँ आपका, सर? क्या अभिषेक क्या कह रहे हैं बेटा आप? ना कमी लॉ पढ़ा आज तक, ना लेबर लॉ पढ़ा। ये करना मगअप करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। देखो तीसरा साल है, अगर मान लो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो मेरी तरफ से पूरा हेल्प रहेगा आप बच्चों को, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे पीडीएफ भेज दिया करा करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना निकिता आप सब, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को पता है ना कि टीचर का माइंडसेट कहाँ तक जाता है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो दे सकता है। अभी अगर मैं बात करूं बेटा, अगर हमारे कोई जानकार थे, वो किसी ये भीमराव अंबेडकर से नहीं किसी और यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे थे, तो उनका थ्योरेटिकल एग्जाम था, उनका सब्जेक्टिव हुआ, एमसीक्यू नहीं था ऑब्जेक्टिव। तो मैंने जितने क्वेश्चन उनको बताया लगभग सारे पेपरों में 60 से 70% तो क्वेश्चन वही पूछे गए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से पूछे गए। तो मैं हेल्प कर दूंगा। पिछली बार पिछली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमें शिवानी कह रही थी कि जो आपका बीएनएसएस का पेपर था बहुत डिफिकल्ट था। मैंने बीएनएसएस का पेपर चेक किया बेटा, मुझे तो कहीं से डिफिकल्ट नहीं लगा, वही चीजें पूछी थी जो नॉर्मल चीजें थी, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ें तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन में अगर कोई इंडिविजुअल है तो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है सीए का, वो आपका ऑडिटर कहेंगे। अब ऑडिटर जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल हो, कोई एक फर्म भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक फर्म ऑडिटर है। मतलब कि अगर जैसे बिग फोर की बात करें बेटा, कि आपका डिलॉयट हो गया, ठीक है, इसके बाद ईएनवाई हो गया, तो ये बेसिकली अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो जीटी, एक जीटी कंपनी, ग्रैंड ग्रैंड करके नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जीटी कंपनी को क्या अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो ये जो कंपनी क्या है, एक लॉ फर्म ही तो है। तो क्या होता है बेसिकली आपका है, तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में एक सीए ऑडिटर हो सकता है, अगर लॉ फर्म की बात करें, एक कॉर्पोरेट की बात करें तो एक मेजोरिटी ऑफ लॉ फर्म भी आपका ऑडिटर हो सकता है। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आपके ऑडिटर कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो डिस्क्वालिफिकेशन, मैंने आपको पहले कहा बेटा, आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर और डायरेक्टर का पढ़ के जाना है। तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो एलएलपी को छोड़ के, वो आपका डिस्क्वालिफाइड में आएगा। कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। कोई पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में। या फिर किसी पर्सन का एक रिलेशनशिप है किसके साथ, सब्सिडी एसोसिएट होल्डिंग कंपनी के साथ। कोई नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी डिस्क्वालिफाइड है। कोई पर्सन है जिसने इन डेप्थ ले रखा है एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा का इन डेप्थ ले रखा है, तो वो भी आपका डिस्क्वालिफाइड है। कोई पर्सन है जिसके पास कोई सिक्योरिटी, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। कोई पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट है 10 साल तक, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। कोई एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं बात करूं बेटा, एक जो ऑडिटर है कम से कम 20 ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। पर ये नहीं हो सकता कि कोई सीए सीए फुल टाइम जॉब भी कर रहा है और ऑडिट भी कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं बेटा। उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बेटा कि जैसे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर अगर क्लिनिक पे बैठा है तो या तो वो क्लिनिक पे बैठेगा या फिर वो फुल टाइम अपना हॉस्पिटल में रहे, एक चीज हो सकती है। तो सेम ऑडिटर में भी आपका एक चीज अप्लाई हुआ, अगर कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला जो सीए है वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको एक अपना प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। इसके बाद देखो, कोई भी पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट ऑडिटर 20 कंपनी से ज्यादा है, वो भी आपका डिस्क्वालिफाइड है। पर्सन है जो एसोसिएट है, जो अंगेज है नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज, जो नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज में, वो भी आपका अपॉइंट नहीं होगा। तो बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और डिस्क्वालिफिकेशन आया समझ में?
यहाँ डाउट है बेटा संदीप, अभिषेक, निकिता? नहीं सर। नो इसके बाद क्लियर है देखो सर। बेटा, क्या बोलो बेटा? क्लियर है सर। क्लियर? आपका बैच पढ़ने वाला है बेटा, आप कर सकते हो इसलिए, ठीक है ना? अगर मैं क्लासेस लूँ भी ना मना कर दूं यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए, तो बच्चा आप सब बच्चे कर सकते हो, मुझे इतना पता है। यस सर। सर सच बंद में? मत करना प्लीज। हाँ मुझे भी पता है, पिछले साल तो बंद कर दी थी मैंने थर्ड ईयर की, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे कम ज्वाइन हो रहे थे, होते ही नहीं थे ज्वाइन। इसके बाद देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में जैसे अगर कैजुअल वैकेंसी की बात करें तो एक फर्स्ट ऑडिटर होता है और एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ये देखो, अभी आपके कुछ नोट्स आ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है बेटा आप बच्चों को। सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो ये ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होता है जब कंपनी रजिस्टर हो रही है विद इन 30 डेज, या फिर मैंने आपको बताया बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपने ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते। अगर बोर्ड देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर को कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब तक करेगा? विद इन 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर रहा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑडिटर को डिसाइड। क्लियर है बेटा ये चीज? जी अब जो ऑडिटर का टेन्योर है, टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑडिटर का, वो कब तक रहेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या कहता है देखो आप, जितने भी कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रखे, ये ऑडिटर आपके अपॉइंटमेंट होंगे किससे? मेंबर से, जो ऑफिस को हेल्ड करेंगे कब तक? मीटिंग के एंड तक। अब कंपलसरी रोटेशनल बेटा आपका इसमें अप्लाई होता है, जो कंपनी वो इंटीमेट करेगी ऑडिटर को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, एक रिटर्न कंसेंट देगी कंपनी, ठीक है? इसके बाद कंपनी फाइल कर सकती है नोटिस रजिस्ट्रार में, किसका? अपॉइंटमेंट विद 15 डेज ऑफ मीटिंग। क्लियर है बेटा ये चीज? तो फर्स्ट ऑडिटर कौन करता है निकिता? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कब तक करेगा? विद इन 30 डेज तक करेगा। 30 डेज में नहीं हुआ तो कौन करेगा बेटा? एक्स्ट्रा ऑनर जनरल मीटिंग अपॉइंट करेगी। क्लियर है संदीप ये चीज? अभिषेक? सर। यस सर। इसके बाद देखो बेटा फिर आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी तो आपको पता ही है, कैजुअल वैकेंसी कोई रेजिग्नेशन से दे रहा है तो 3 मंथ तक हो सकता है, कोई एनी अदर तो बोर्ड 30 दिन तक करेगा। ये कब तक रहता है इनका ऑडिटरशिप? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि एक ऑडिटर अगर मैं बात करूं तो पूरे 1 साल के लिए अपॉइंट करा जा सकता है, 1 साल के बाद उस ऑडिटर को निकाल दिया जाता है, ठीक है? कंपनी में अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें बेटा। अब देखो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या लिमिट होनी चाहिए? वही ये तो देखो ऑडिटर कोई भी कर सकता है, 10 करोड़ और 50 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल सबकी होती है बेटा, ठीक है ना? अगर लिस्टेड शेयर कैपिटल की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा। और देखो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी उसको ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है, उसमें कोई लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती। बट कोई अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी में कितना होना चाहिए बेटा? 10 करोड़ होना चाहिए आपका पेड अप कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है बेटा ये चीज? संदीप, अभिषेक? यस सर। इसके बाद देखो बेटा आप पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से होना चाहिए आपका। इंट्रोड्यूस होगा किस पे? इंडिविजुअल और ऑडिटर फर्म लेवल पे। इसके बाद देखो आप इसको स्किप कर दो, इतना खास इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब देखो इसमें अब गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज करती थी, पर गवर्नमेंट कंपनी में कौन ऑडिटर अपॉइंट होता है? तो बेटा सीएजी, सीएजी, सीएजी करते हैं अपॉइंट। और ये सीएजी की फुल फॉर्म कोई बताएगा बेटा? अभिषेक, संदीप, निकिता, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएजी? बोलो बेटा, सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है?
सर So I believe कंट्रोलर एंड जनरल Auditor ऑफ General. इंडिया, हाँ, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गूगल क्या है क्या बेटा? नहीं सर, याद है। ठीक ठीक है, अच्छी बात है। अभिषेक गूगल से देखा आंसर। Yes sir, कोई ईमानदार घोटाला आदमी। वोटाला कुछ हुआ था, कभी सुना था? ठीक है, मेरे को लग ही रहा था। देखो कम Controller. हाँ, Auditor कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये General. बेसिकली एक एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को डिसाइड करती है। कब तक? विद इन 30 डेज तक। अगर मान लो और ये जो सीएजी फेल हो रहा है अपॉइंट करने के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब तक अपॉइंट कर सकता है बेटा? आपका 30 डेज तक। ठीक है, इसके बाद देखो आप सेम इसमें वही प्रोसीजर आ रहा है। अगर बोर्ड फेल हो रहा है अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट ऑडिटर को गिवन टाइम में, तो एक कब तक अपॉइंट कर सकता है? विद इन 60 डेज तक अपॉइंट कर सकता है। जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो कंक्लूजन फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। इसके बाद देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है ये आपका 180 डेज तक होना चाहिए कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। जो ऑडिटर है वो ऑफिस कब तक हेल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो हमने यही पढ़ा है। देखो जो कैजुअल वैकेंसी में भी सेम 30 डेज तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। 30 डेज तक अगर अपॉइंटमेंट सीएजी से नहीं हो पा रहा है तो बोर्ड इसको कब तक करेगा? विद इन 30 डेज तक। अब ये जो ऑडिटरशिप है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक डिसाइड होगा। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मैंने आपको बता ही दिया बेटा। वैसे तो 9 महीने होते हैं पर पूरा 1 साल में ले सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट आता है। जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है बेटा आपका, वो कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट कब कब हो सकता है? जब आपका रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब री शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। किस किस केस में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है? जब वो नॉट क्वालिफाइड है रीअपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहली बात, किसी ने अपनी अनविलिंगनेस दिखा रखी है, कोई ऑडिटर नहीं चाहता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रखा है अपॉइंटिंग समबडी अदर देन हिम, किसी और को, मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, हम किसी और को ले। इसके बाद देखो प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, यानी कि प्रोवाइड कर रखा है इसको रीअपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट वायलेट करें किसकी? सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट की। अगर मैं एनुअल जनरल मीटिंग की बात करूं तो बेटा कोई भी ऑडिटर आपका अपॉइंटेड या फिर अपॉइंटेड नहीं हो सकता जब एग्जिस्टिंग ऑडिटर आपका कंटिन्यू रहेगा। कब तक? ऑडिटर ऑफ कंपनी तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बताओ बेटा, अभिषेक संदीप, क्लियर है ये चीज? यस सर। निकिता क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, देखो इसके बाद मैक्सिमम ऑडिट कितने कर सकते हैं बेटा? अभी हमने पढ़ा था, बताओगे कोई? 20। वेरी गुड, 20 तक। और और सीए जब करे तो वो जॉब पे नहीं होगा। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट कर सकते हैं? किसके द्वारा होगा बेटा फर्स्ट ऑडिटर? बताओ बेटा, फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट हो सकता है? सर 30 दिन में बीओडी से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अगर बोर्ड Yes, ऑफ sir. डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है तो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में। हाँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट की बात करें तो बेसिकली सेलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट की बात करें तो बेटा 50 होते हैं। ठीक है, आपके तो 20 सॉरी। तो देखो अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ऑडिट कम से कम 20 होने चाहिए। अभी 20 कंपनीज में जो पेड अप कैपिटल वो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी कंपनी नहीं आती है? सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, कोई स्मॉल कंपनी
नहीं आएगी। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी नहीं आएगी। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। जी सर। इसके बाद देखो आप, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें बेसिकली 20 कंपनीज आती हैं, जिसमें आपका कोई पार्टनर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो दोबारा से एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है? अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। शेयर होल्डर के द्वारा है तो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डिसाइड करता है। अगर सीएजी के द्वारा है तो जनरल मीटिंग में होगा। यानी कि जब फर्स्ट डायरेक्टर है तो फर्स्ट डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही, फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई सी अपॉइंटमेंट किसी शेयर होल्डर या फिर गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा हो रहा है तो जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है। इसके बाद जो जनरल मीटिंग है वो डेलीगेट कर सकते हैं पावर किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि अपनी पावर को दे सकते हैं। रेम्युनरेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑडिटर की कितनी फीस होनी चाहिए, क्या एक्सपेंसेस होने चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। और ये सारे जो अमाउंट पेड कर रहे हैं ऑडिटर को, ये आपका रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप। यस सर। इसके यस बाद सर। देखो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर आपका फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म की बात करूं तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, जो पर्पस है ये आपका एक थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। रिमूवल किस में होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन में पास होना चाहिए। एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बीइंग हर्ड बिफोर बीइंग रिमूव्ड, निकालने से पहले एक आपका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसके बाद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 क्या कहता है? जो एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका, वो 30 डेज में पास होना चाहिए बोर्ड रेजोल्यूशन के। इसके बाद देखो, जो कंपनी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी आपका जनरल मीटिंग में। कब तक? विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। बोलो बेटा अभिषेक। क्लियर है सर। इसके बाद देखो आप, ये वही सेम 30 डेज अप्रूवल। अगर देखो 30 डेज हमने ज्यादातर डिस्कस अभी यही किया है बेटा, कि जब 30 डेज है तो उसमें अपॉइंटमेंट फर्स्ट डायरेक्टर का भी हो सकता है, रिमूवल भी 30 डेज में हो सकता है। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर की बात की जा रही है, तो इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू बी फाइल्ड होना चाहिए। जो ऑडिटर है जो रिजाइन कर रहा है कंपनी से कम फाइल कब तक करना चाहिए? उसका 30 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है ना? इसमें एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपका इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बारे में इंडिकेट करेगा रीजन और अदर फैक्ट। इसके बाद देखो, अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ओन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट करें, तो ऑडिटर आपका फाइल करेगा स्टेटमेंट किससे? सीएजी से। ठीक है, और जिसमें एक रीजन फैक्ट सारे बताएगा। इसके बाद अगर ये स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है तो पनिशमेंट आपकी 50,000 से बढ़ के 2 लाख तक हो सकती है। 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसकी जगह पे कैसे अपॉइंटमेंट होगा? तो एक स्पेशल नोटिस दिया जाता है रेजोल्यूशन में, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसको छोड़ के? लिस्टेड कंपनी को, जिसमें टर्म्स ऑफ ऑडिटर एक्सपायर होने ड्यू टू मैंडेटरी रोटेशन। इसके बाद देखो बेटा आप, जो रिसिप्ट ऑफ नोटिस है, कंपनी आपका एक कॉपी देगा किसको? रिटायरिंग ऑडिटर को। एक नोटिस दिया जाता है रेजोल्यूशन का, जो रिटायरिंग ऑडिटर है आपका रिप्रेजेंटेशन देगा राइटिंग में कंपनी को, और रिक्वेस्ट करेगा अपनी नोटिफिकेशन। तो कंपनी आपका रिप्रेजेंटेशन से जो रिसीव्ड हुआ है उससे क्या कर सकता है? अप्रूवल को ग्रांटेड दे सकता है।
क्लियर है बेटा ये चीज यहाँ तक? सर इसमें देखो कोई सा भी नोटिस रेजोल्यूशन का वो मेंबर ऑफ कंपनीज में होगा। इसके बाद कंपनी रिक्वायर्ड होती है कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना हर मेंबर के लिए। अगर ये कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है तो ये कॉपी फाइल होगा किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा होगा। इसके बाद देखो कॉपी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है तो ये आपका रिसीव टू लेट बिकॉज ऑफ कंपनी डिफॉल्ट हो सकता है। इसके बाद देखो रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी जो ट्रिब्यूनल है ऑडिटर को कब कमिटेड कंक्लूड कर जब कम देखो ट्रिब्यूनल कब रिमूव करेगा ऑडिटर को? जब वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है। इसके बाद बोर्ड ने एक्साइज कर रखा है एक पावर सीव मोटो इन फेवर ऑफ ऑडिटर और एक एप्लीकेशन दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी पर्सन कंसर्न से। अब ये जो एप्लीकेशन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई होगा चेंज ऑफ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके बाद देखो ऑडिटर और जो इंडिविजुअल है फॉर्म जिसमें फाइनल ऑर्डर आपका पास किया जा रहा है ट्रिब्यूनल से अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये 5 ईयर्स तक जो पीरियड है इस केस में एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? बताओ अभिषेक, संदीप, निकिता। यस सर, देखिए Yes, पढ़ sir. के याद है मेरी और इसको पढ़ो बेटा, जैसे आपकी क्लास आज खत्म होती तो इसको पढ़ना है। अच्छा बेटा मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ जो सैटरडे अगर मैं चाहूँ तो सैटरडे क्लास रख सकता हूँ आपकी जो 26 रिपब्लिक, वैसे क्या है 26 ही बोल रहे हैं मुझे, सैटरडे होगी आप बच्चों की छुट्टी? हाँ जी सर, रख लेना। संदीप आपकी? संदीप, संदीप, अभिषेक, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी कुछ। सर मैं फोन पे ले लूंगा, अगर मैं ऑन जॉब होऊंगा ना तो फोन पे ले लूंगा उसको। कर लूंगा सर। सैटरडे ले लूं बेटा संदीप? क्या कह रहे हो सर? अगर जो 26 रिपब्लिक डे की क्लास है वो सैटरडे ले सकता हूँ? यस सर। और सुबह लूं 10 से 12 की टाइमिंग पे कि शाम को ही बेटा? सर सुबह ही ठीक है। निकिता, अभिषेक, सुबह ठीक है बेटा? सर मतलब ऑन जॉब होगा तो फोन पे ले लूंगा। सर रिपब्लिक डे मंडे को है तो उस दिन तो सबकी छुट्टी होगी। अरे बेटा चलो देखते हैं रिपब्लिक डे में ले लेंगे, ठीक है। अरे मैडम हम पता बनाएंगे मैडम, उस दिन क्या कर रही हो आप? रिपब्लिक डे में हम वो नहीं देखेंगे परेड, सीधा आपको क्लास करवाएंगे, ठीक है। परेड देखनी है सर, परेड देखनी है इस बार। सर शाम को कर लो क्लास, फिर परेड भी देख लेना सुबह। शाम को सर मैं घूमने जा रहा हूँ सर, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ सर। और क्या, और एक क्या, तो छुट्टी मिलती है बेटा वही पूरे तो सर, हफ्ते भैया पे। बताओ सर, आप शनिवार कर लो, शनिवार हम ओके। चलो मैं देखता हूँ, बात कर लूंगा, ठीक है एक बार तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अगर होगा तो सैटरडे ही ले लूंगा सबकी थर्ड तीनों ईयर की सर एक क्लास। काम करना, संडे को ही 2 क्लास रख लेना। अच्छा 4 घंटे की क्लास? और क्या। भैया नहीं। निकिता आपके लिए कहना आसान है बेटा, मुझे 6-6 घंटे पढ़ाना पड़ता है। मेरा जो माउथ है ना उसकी जो वो होती है पावर, वो मुझे ही पता है कितनी मेहनत लगती है। ठीक है चलो देखते हैं, बात करेंगे निकिता, ठीक है मैम से, नीतू मैम से क्या डिस्कशन निकलता है, आज करके जाऊंगा। ठीक है संडे क्लास लो, संडे तो होगी आपकी क्लास। इसके बाद देखो क्या क्या राइट्स पावर है ऑडिटर के। सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वाउच मैंने आपको बता दिया। जो इंस्पेक्शन एक्सेस होता है इसको वाउचिंग कहते हैं ऑडिटर के टर्म में। ऑडिटर के हमने स्टेप्स को पढ़ा बेटा, क्या स्टेप्स होते हैं? वाउचिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है और वैल्यूएशन होता है। इसके बाद देखो एक्सेस करने के बाद जो ऑडिटर है वो एक्सेस कर सकता है सारे टाइम्स बुक्स ऑफ अकाउंट को, वाउच कर सकता है। ऑडिटर के पास राइट है सारे समय कि वो क्या कर सकता है नॉर्मल बिजनेस वर्किंग डेज में
एक्सेस कर सकता है। इसके बाद राइट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन ले सकता है सारे एम्प्लॉयज से, ऑफिसर की, मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर ऑफ कंपनीज की, जिसमें वो थिंक करता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज का। इसके बाद देखो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अगर उसको नहीं दिया जा रहा तो एक ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है, जो किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। इसके बाद देखो राइट ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडीज, जो ऑडिटर है कंपनी का, जो होल्डिंग कंपनीज का, बेटा उसके पास एक राइट है एक्सेस का सारे के सारे रिकॉर्ड सब्सिडीज का। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट को साइन करा जा सकता है, जो पर्सन अपॉइंटमेंट है जिस ऑडिटर के बिहाफ पे, वो साइन कर सकता है ऑडिटर रिपोर्ट को, सर्टिफाई करेगा डॉक्यूमेंट को। इसके बाद नोटिस ऑफ अटेंड द जनरल मीटिंग, इसके पास पूरी पावर है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, नोटिस कर सकता, हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग, हैज अ राइट टू बी हियर्ड एज मीटिंग और अ पार्ट ऑफ बिजनेस व्हिच कंसर्न हिम एज अ ऑडिटर, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो बेटा ऑडिटर के राइट्स आप आते हैं, ड्यूटीज क्या क्या है ऑडिटर के, ये आपका सेक्शन 143, 144, 145, 146 क्या कहता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस होना चाहिए उसका, कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सारे के सारे नॉर्म्स को फुलफिल होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा बेटा अभी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल में एक सीए होना चाहिए और लॉ फॉर्म में आपका कंपनी के फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो ये क्या है, कॉम्प्लायंस ही तो है। तो बेसिकली कोई भी ऑडिटर है तो कॉम्प्लायंस करेगा किसके साथ, आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट थिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट थिंग। ऑडिटिंग के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं और अकाउंटिंग के लिए अलग से होते हैं, ठीक है। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं, जो 300 से स्टार्ट होता है। तो 300 से स्टार्ट होता है, जैसे मटिलिटी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये मटिलिटी हो गया और फैक्ट्स का होता है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स हो गए। तो ये सारे जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसको परफॉर्म करने होते हैं, एक ऑडिटर को, वाइल डूइंग हिज ड्यूटी ऑफ ऑडिट। इसके बाद देखो कॉम्प्लायंस विद ऑडिट स्टैंडर्ड के बाद आपका ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। कोई भी अगर ऑडिटर रिपोर्ट कर सकता है मटेरियल फ्रॉड, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर। इसके बाद देखो आप फिर आता है आपका सर्टेन सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता, ये आपका सेक्शन 144, यानी कि अकाउंटिंग, अगर कोई ऑडिटर है वो अकाउंटिंग सर्विसेज को नहीं कर सकता, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को नहीं कर सकता, कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट में आते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज को एक ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके बाद जो ड्यूटी है वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं, जो ऑडिटर है कंपनी, वो सारे के सारे साइन कर सकता है ऑडिटर रिपोर्ट को, सर्टिफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। इसके बाद देखो ड्यूटी टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ये हमने पढ़ लिया बेटा, ऑडिटर के पास एक पूरी की पूरी पावर है, ड्यूटी है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। क्लियर है बेटा। सो यही है इस चैप्टर में, इसमें जैसे क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं तो इसको भी देख लेना साथ साथ में, ठीक है। तो बेटा आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें यही चीजें हैं। अभी तक किसी को डाउट है अभिषेक, संदीप, फिर मैं आगे को डिस्कस करूं आपके साथ। नहीं सर। संदीप आया बेटा पूरा कंपनीज एक्ट? यस सर। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है बेटा, आपके लॉ में मैंने छोटा करके दिखाया है इसे, ठीक है। नहीं तो काफी सारी चीजें हैं जो हमने इसमें अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जो सिलेबस का पार्ट है वही करेंगे हम, ठीक है। इससे यस ज्यादा सर। इससे ज्यादा करके भी आप बेटा करके भी चीजों को भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो 1 मिनट रुको, मैं दूसरा पीडीएफ शो करता हूँ आपको।
रुको बेटा 1 मिनट बस। अब आप बताओ बेटा आपको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो 3rd ईयर है, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो आपका पूरा फिनिश है, इसमें कुछ रहा नहीं है। सर कोई इसमें एक सर का बताना है। कंपनी एक्ट में सिर्फ यही है, कंपनी और ऑडिटर बस यही है। हाँ हाँ यही है बेटा, एक बार वो मैं शो करा देता हूँ। हाँ, जो पीडीएफ आया था वो तो 90 पेज का था सर, वो पीडीएफ है क्या? हाँ ये वही तो पीडीएफ है बेटा। इसमें क्या रहेगा मैं देखता हूँ। हाँ तो ठीक है सर, ओके समझ गया मैं। हाँ ठीक है। ओके ठीक है सर। लेंगे लेबर लॉ। सर कंपनी एक्ट में मेन एक बार टॉपिक बता दो जो हमें मतलब आएंगे ही आएंगे। एक तो बेटा डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, क्या कंपनी का वो स्टेप्स है, इनकॉर्पोरेशन का 4 स्टेजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ मीटिंग, जैसे तो हम ग्रेजुएशन में क्वेश्चन नहीं करते थे बेटा आपके, यस सर। जब ग्रेजुएशन में आते थे तो ग्रेजुएशन में क्या पूछते थे कि टाइप ऑफ मीटिंग बताओ, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था। तो सेम वैसे इसमें पूछेंगे अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो। मैं तो चाहता हूँ कि ना हो बेटा, तो आप बच्चे पागल हो जाओगे, कहाँ कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। और चीजें पूछो बेटा अभिषेक। सर नेक्स्ट टाइम वो करेंगे, लेबर लॉ स्टार्ट करेंगे सर। आज से नहीं करना बेटा, आज मेरा तो मन आज ही से ही था। आप कर दो सर, कोई बात नहीं। एनवायरनमेंट अच्छा है सर, इंटरेस्टिंग है बहुत। है एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट करना है, जो बोलोगे वो करा दूंगा बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो मुझे ऐसे लगा कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, वो लॉ में क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ उसमें वही है, एयर वाटर पॉल्यूशन, हम्म। काइटो प्रोटोकॉल, मोन्ट्रो प्रोटोकॉल, और इसके हम्म। बाद यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस मैं तो किसमें अपनी डॉटर को पढ़ा रहा हूँ वो। अच्छा, अभी बच्चे छोटी क्लास में ही। 5th क्लास में सर अभी। हाँ हाँ अच्छी बात है बेटा। अब देखो सर आप, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए वो। हाँ ये तो है, देखो 1 मिनट बेटा। हाँ अब इसमें बताओ बेटा 3rd ईयर में क्या करना है स्टार्ट। जो लैंड लॉ है ये यूपी रेवेन्यू है, यूपी सर ह्यूमन रेवेन्यू। राइट करवा दो। अरे ह्यूमन राइट बहुत कठिन है यार, सब हर बच्चा अलग अलग ही बोलेगा। लव सर, आप जो करना है सब 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 कुछ करना है, कुछ भी करा दो। मेरा तो बस सभी बेटा लेबर लॉ से है। मैंने इसीलिए कंपनी लॉ स्टार्ट किया था ना पहले, कि कंपनी लॉ थोड़ा सा एक वो है। देखते हैं बेटा, या तो हम लेबर लॉ स्टार्ट करेंगे या फिर एनवायरमेंटल लॉ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें क्रॉस मार दो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेटा आपका किसके तरह है, जैसे हमारा एलएलबी 2nd ईयर में जो पहला पेपर था ना जूरिप्रूडेंस, वैसे है बेटा। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जूरिप्रूडेंस में गुस्सा ही आएगी, सबसे बेकार होता है एलएलबी में, मन नहीं करता पढ़ने का, पर क्या करें, कोर्स का पार्ट है तो करना ही पड़ेगा। तो हम जब क्लास होगी ना बेटा नेक्स्ट, तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे, संदीप अभिषेक निकिता, हम लेबर लॉ स्टार्ट करेंगे या फिर एनवायरमेंटल, जो मुझे अच्छा लगेगा ना। अभी मैं पीडीएफ में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ऐसे रेडी है, ऐसा नहीं कि रेडी नहीं है,
पर थोड़ा सा और चीजों को जोड़ना है उसमें, जो काफी तो इजी तरीके से आपकी रीडिंग के लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि अगर मैं लेबर लॉ की बात करूं तो मैं लेबर लॉ का पीडीएफ आप बच्चों को दिखा देता हूँ एक बार। एक मिनट बेटा। अच्छा ये तो, हाँ ये ऐसे कुछ पेपर आ सकता है, जैसे मैं आप कह रहे थे ना कि अगर एमसीक्यू आया, वो थ्योरेटिकल आया, तो ऐसे पूछ सकते हैं बेटा। वो देख लो पेपर का आइडिया कि 5 नंबर का आएगा। आसान है बेटा, कठिन नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट मार्क करा दूंगा ना, वो पढ़ के चले जाना, हो जाएगा। यूपी रेवेन्यू का है, ठीक है ना। ये किसी और उसके में आया था, ये भीमराव अंबेडकर का नहीं है, किसी और का है। कुरुक्षेत्र या उनका होगा। एलएलबी 5th सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे थ्योरेटिकल पेपर आ सकता है। ठीक है, ठीक है अभिषेक, संदीप, निकिता। हाँ दिख गया सर। यस सर, ये ओके भी टफ लग रहा है। टफ नहीं है बेटा, आसान है। आसान है, यूपी रेवेन्यू काफी आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। हाँ बेटा देख, थ्योरी ज्यादा है, मैं ये कहूंगा थ्योरी तो भर भर के है, उसके लिए देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब थ्योरी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे यूपी रेवेन्यू का था, जो मैंने पिछले क्लासेस में कराया था, तो ये पूरा का पूरा लॉ था आपका, ठीक है ना। यूपी रेवेन्यू 2006। तो ये देखो वो 111 पेजेस का है, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर में डिवीजन दे रखा है, ठीक है अभिषेक, संदीप, निकिता। ऐसे एक यस बार सर। बेटा मैं रेवेन्यू आपको लेबर लॉ दिखा देता हूँ। लेबर लॉ जो हम करेंगे स्टार्ट। अरे हाँ यार, तो दिख ही जाए, एक मिनट। आइए देखो आप, ये लेबर लॉ ऐसे है बेटा, थोड़े थ्योरेटिकल ज्यादा है ये, ठीक है ना। अरे पीपीटी भेज देना प्लीज। हाँ हाँ, भिजवा दूंगा मैं मैम के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना रखिए आज की क्लास में। यस सर। सर, हाँ बेटा बोलो। जो भी आप नेक्स्ट वीक पढ़ाओगे ना अगली क्लास में, हाँ लेबर लो पढ़ाओगे या फिर जो भी पढ़ाओगे, आप है ना वो पीडीएफ 1-2 दिन पहले शेयर करना, क्योंकि फिर पढ़ वढ़ के तभी आएंगे ना, ताकि समझ भी आए। ठीक है, मैं कह ठीक रहा है हूँ सर, बेटा। यही मैं कह रहा हूँ। और सर ठीक है एक और बेटा। बात, जो जो ये पिछली जो क्लास हुई थी ना, और आज की जो क्लास हुई है, ये रिकॉर्डेड हुई होगी, तो यूट्यूब पे वो करवा देना, जैसे वो पिछले साल हुआ था ठीक ना। ठीक ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। फिर आप सब जा सकते हो बेटा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू सर, बाय। ठीक है बेटा, जा सकते हो संदीप।